हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम यहाँ पे देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनसे बारे में। और इसमें इस वीडियो के अंत में जो हम इसमें जो प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न इसमें पूछे गए हैं उसको भी इसमें हम लोगों ने सम्मिलित किया है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और यह जो वीडियो है आपको बता दें कि यह सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी के लिए यूजफुल है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं मौर्य काल में विदेशी आक्रमण। मौर्य काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिस कारण भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया। मौर्योत्तर काल में भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हो गई जो निम्नलिखित हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 4 जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे पहला था इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा, दूसरा था शक वंश के शासकों के द्वारा, तीसरा था पल्लव वंश के शासकों के द्वारा और चौथा था कनिष्क कुषाण वंश के शासकों के द्वारा आक्रमण किया गया। आगे हम लोग यहाँ पे एक एक करते इसके बारे में देखेंगे। पहला यहाँ पे जो दिया गया है इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जो पहला है यहाँ पे इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी शासकों के द्वारा। मौर्योत्तर काल में यूनानी बैक्ट्रिया से भारत आए। बैक्ट्रिया जो है यह हिंदू कुश पर्वत के पश्चिम में स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। वहाँ से ये यूनानी भारत आए और मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला यवन या ग्रीक आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम था। बैक्ट्रिया में विद्रोह होने के कारण नए क्षेत्र की चाह में यूकेटाइडस ने भी भारत पर आक्रमण कर दिया। अतः भारत में 2 कुलों का शासन स्थापित हुआ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो 2 कुलों का स्थापना यहाँ पे हुआ था भारत में। तो इसमें पहला था डेमेट्रियस वंश और दूसरा था यूक्रेटाइडस वंश। यहाँ पे डेमेट्रियस वंश के जो संस्थापक थे डेमेट्रियस प्रथम थे और इसकी राजधानी साकल या सियालकोट थी। और यहाँ पे जो यूक्रेटाइडस जो वंश है इसके जो संस्थापक थे यह यूक्रेटाइडस थे और इसकी राजधानी यहाँ पे तक्षशिला थी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसमें देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है कि डेमेट्रियस वंश की राजधानी साकल थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर हुआ, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है इसको बौद्ध साहित्य में। हालांकि में इसने शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया परंतु यह हार गया था, जिसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसको देखिए। आगे हम यहाँ पे देखते हैं। आगे है क्या यहाँ पे कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में मिनांडर के बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वाद विवाद के उपरांत बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने की कथा है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे। आगे है यूक्रेटाइडस वंश की राजधानी जो थी तक्षशिला थी। इस वंश का सबसे प्रतापी जो शासक हुआ एंटियालकिड्स हुआ और इसने शुंग शासक भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में एक राजदूत हेलियोडोरस को भेजा, जिसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। इससे पता चलता है कि हेलियोडोरस ने स्वयं भागवत धर्म ग्रहण किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं। आगे है यहाँ पे यूनानी संपर्क का प्रभाव भारत में जो हुआ। ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भी भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखी। सिक्के बनाने की कला भी भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। यूनानियों ने ही सर्वप्रथम सोने के लिखित सिक्के चलाए, जिन पर एक ओर राजाओं की तथा दूसरी ओर देवताओं या अन्य चिन्हों की आकृति होती थी। अगला यहाँ पे यूनानियों पर भी भारत का प्रभाव पड़ा। कई यूनानी राजाओं ने भारतीय धर्म को अपनाया। आगे इसमें देखेंगे तो यूनानियों ने भारतीय धर्म को अपनाया। हेलियोडोरस नामक राजदूत ने भागवत धर्म एवं मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपनाया। तपस्या व योग की क्रियाएं यूनानियों ने भारतीयों से ही सीखी। आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं। अगला यहाँ पे जो आक्रमण हुआ था यह शक वंश के शासकों के द्वारा किया गया। यूनानियों के बाद मध्य एशिया के शकों ने भी भारत पर आक्रमण किया। शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। यह भारत में आकर 5 जगहों पर बसे: कंधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, नासिक। कंधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक में ये जो शक राजा थे ये मध्य एशिया से आकर भारत में बसे थे। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तक्षशिला। सबसे पहले हम तक्षशिला के बारे में देखेंगे।
कि यह शाखा के शासक एंजेलिसेज के सिक्के पर भारतीय देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित है, जो यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसमें देखेंगे अगला यहाँ पे मथुरा में शक शासक 57 ईसा पूर्व उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने मथुरा के शक शासक को पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी के उपलक्ष्य में उसने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत नामक कैलेंडर की शुरुआत की। जो पहले भारत का यह कैलेंडर हुआ करता था, अभी वर्तमान में जो है यहाँ पे क्या हो गया है, तो वर्तमान में जो कनिष्क के द्वारा जो यहाँ पे चलाया गया था, उसको वर्तमान समय में भारतीय सरकार ने अपनाया है। आगे है यहाँ पे नासिक के शक शासक। इस शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक नहपान था। नहपान जो थे नासिक के शक शासक में सबसे प्रसिद्ध शासक थे और नहपान ने सातवाहनों से महाराष्ट्र में एक बड़ा भूभाग छीना था। इसको याद रखिएगा, आगे हम इसमें देखेंगे। तो आगे है इसमें कि नहपान ने सातवाहनों से महाराष्ट्र में बहुत एक बड़ा भूभाग छीना था, परंतु सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसे पराजित कर दिया था, जिसका प्रमाण हमें नासिक के जोगल थम्बी से मिले सिक्कों से पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसमें देखते हैं। तो आगे है यहाँ पे क्या, उज्जैन के शक शासक। सबसे प्रतापी शक शासक उज्जैन का रुद्रदामन था। रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से मिला है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। और इसी अभिलेख से हमें पता चला है कि गुजरात में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, जिसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया। और इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह द्वितीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यानी शकों को पराजित करने के उपरांत जो गुप्त वंश के जो यहाँ पे वास्तविक संस्थापक जो गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसमें देखेंगे। आगे है यहाँ पे पल्लव वंश। पल्लव मध्य एशिया में ईरान से आए थे। भारत में इस वंश का प्रथम शासक मिथ्रिडेट्स था, जबकि सबसे महत्वपूर्ण शासक गोंडो फर्निज हुआ। गोंडो फर्निज ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। इसके शासनकाल की जानकारी तख्त-ए-बही अभिलेख जो पेशावर जिले से प्राप्त हुआ है, इसको याद रखिएगा। आगे यहाँ पर हम देखते हैं, आगे इसमें इसी के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया और यह भारत आने वाला प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला जो महत्वपूर्ण शासक इसमें आए भारत में कुषाण वंश। कुषाण मध्य एशिया के पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे। लगभग 161 ईसा पूर्व में पश्चिम चीन में खदेड़े जाने के बाद उनकी एक शाखा अफगानिस्तान यानी बैक्ट्रिया चली गई, जबकि दूसरी शाखा तिब्बत आ गई। इसी दूसरी शाखा ने भारत पर आक्रमण किया और कुषाण वंश का जो संस्थापक था यह कुजुल कोटफिसेस था। इसके बाद अगला शासक जो है भीम कोटफिसेस बना। इसे कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने भारत में गंधार, पंजाब व मथुरा के क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। यहाँ पे जो इसके जो यहाँ पे कुजुल कोटफिसेस के बाद जो दूसरा और अगला महत्वपूर्ण शासक जो बना भीम कोटफिसेस, इसी को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसने भारत के गंधार, पंजाब, मथुरा क्षेत्रों पर आक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिला लिया। इसीलिए भीम कोटफिसेस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और यह शैव धर्म को मानता था। इसने तांबे के मुद्रा में एक तरफ शिव, नंदी व त्रिशूल तथा दूसरी तरफ महेश्वरा शब्द अंकित करवाया था। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है इसमें जो इसके जो महत्वपूर्ण शासक बने कनिष्क सर्वाधिक प्रसिद्ध कुषाण शासक था। कनिष्क 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और इसी के उपलक्ष्य में कनिष्क द्वारा शक संवत का आरंभ हुआ। शक संवत का आरंभ हुआ, जो वर्तमान समय में भारतीय सरकार के द्वारा अपनाया गया यहाँ पे जो राष्ट्रीय पंचांग है यह है। और कनिष्क की जो राजधानी है यह पुरुषपुर यानी पेशावर थी। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और इसी समय बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान शाखा में बंट गया। आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसमें कनिष्क के समय मथुरा कला और
गंधार कला का जन्म हुआ। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। जो कनिष्क थे ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा के ये अनुयायी थे और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के काल में जारी किए गए थे, क्योंकि उस समय हिंदू कुश पर्वत के पास सोने की खानों का पता चला था। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें हम लोग देखेंगे तो आगे है कि कनिष्क के दरबार में जो विद्वान रहते थे, पार्श्व रहते थे, वसुमित्र रहते थे, अश्वघोष रहते थे, नागार्जुन रहते थे एवं चरक रहते थे। कनिष्क के राज्य कवि अश्वघोष था। जो कनिष्क के राज्य कवि थे ये अश्वघोष थे और अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा। नागार्जुन एक बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया, जिन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। वसुमित्र भी एक बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने महाभिभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। आगे है इसमें चरक एक आयुर्वेदाचार्य थे। इन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ की रचना की थी। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे रेशम या सिल्क मार्ग, रेशम या सिल्क रूट। यह चीन के रेशम अपार को यूरोप, ईरान एवं मध्य एशिया से जोड़ता था। इसी मार्ग का दक्षिणी भाग हिंद महासागर से गुजरता था तथा उत्तरी मार्ग कश्मीर तथा हिंदू कुश पर्वत को पार करके गुजरता था। जो यहाँ पे सिल्क मार्ग था, इसका जो दक्षिण भाग है यह हिंद महासागर से गुजरता था और उत्तरी मार्ग कश्मीर तथा हिंदू कुश पर्वत को पार करके गुजरता था। और कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था तथा रेशम मार्ग के होने वाले व्यापार पर कनिष्क कर वसूलता था, जो कि उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। आगे है यहाँ पे कनिष्क की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, जिस कारण इसके छोटे छोटे सामंत अलग होने लगे। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वसुदेव की चर्चा मिलती है और इसी वंश के सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना कर दी थी। आगे हम यहाँ पे देखेंगे जो इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको। पहला है निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन थे जिन्होंने जो बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये थे कनिष्क। अगला है कनिष्क की जो यहाँ पे राजधानी है यह क्या थी, तो जो कनिष्क की राजधानी थी यह पुरुषपुर या पेशावर थी। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि शक संवत, अगला प्रश्न है शक संवत का आरंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। यह जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। ये जो है यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया प्रश्न है और यह जो है इसका आंसर हो जाएगा कुषाण वंश के शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। यह जो है यूपीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ये था शक राजा रुद्रदामन द्वारा। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था। तो जो पुरुषपुर है यह पेशावर का नाम था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। ये जो है यूपीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है और ये जो कनिष्क के जो समकालीन थे ये अश्वघोष थे, यहाँ पे हो जाएगा क्या, नागार्जुन थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रश्न की जो एसएससी में पूछा गया प्रश्न है कि भारत पर सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो है इंडो बैक्ट्रियन के द्वारा चलाया गया, जो कि इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा चलाया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। यह जो है बीपीएससी 2013 और आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है यह विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है और यह जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीयों के महान सिल्क मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ कराया। यह जो कराया था कनिष्क महान के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। तो ये जो थे कनिष्क के दरबार में रहते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे।
अगला यहाँ पे कि कनिष्क निम्नलिखित में से किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, जो कि NTPC 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ये जो है नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे थ्योरी देखा और इससे रिलेटेड जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको देखा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।